लेसन नंबर 2 धंधाकीय सेवाएं। एक सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि अर्थतंत्र में सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। सेवाओं के कारण विविध प्रकार की सुविधा में भी वृद्धि हुई है, जैसे कि बैंक, बीमा, डाक, गोदाम, ये सारी सेवाएं। ये सेवाएं मात्र वाणिज्य के अंग के रूप में व्यापार की सहायक नहीं होती है, बल्कि इससे जो भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि उद्योग, खेती, सभी धंधों को सहायता होती है। बैंकिंग, बीमा, डाक और गोदाम वाहन व्यवहार की सेवाओं में इतनी विविधता देखने को मिलती है कि वे आर्थिक प्रवृत्तियों की सीमा पार कर गई है। पारिवारिक सामाजिक व्यवहार में ये सारी सेवाएं बन गई है। सबसे पहले हम बीमा का अर्थ देखेंगे। तो बीमा अर्थात क्या? तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, इन दोनों के मध्य एक लिखित करार होता है और जिसके द्वारा बीमा लेने वाला प्रीमियम की रकम के बदले बीमा करने वाले के पास से ऐसा वचन प्राप्त करता है जो उसे बीमा लेने वाला निश्चित किए गए जोखिम के कारण किसी भी प्रकार की हानि हो तो तय की गई रकम को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। अब बीमा के सिद्धांत। बीमा मूल रूप से समाज के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें दो पक्षकार होते हैं, इन दोनों के बीच में करार होता है और वैसे बीमा सामान्य अनुबंध नहीं है, सामान्य अनुबंध के नियम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें विशिष्ट अनुबंध होने से सामान्य अनुबंध सिद्धांतों के अलावा इसके निम्न सिद्धांत भी हैं। पहला सिद्धांत क्या है? संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति है वह बीमा करवाता है तो उद्देश्य उसका क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। तो इसमें क्षति की आर्थिक भरपाई प्राप्त करना है। बीमा का मूलभूत विचार क्या है? समाज के लिए किया जाता है। इसमें दो पक्षकार होते हैं। जो व्यक्ति बीमा लेता है या करवाता है उसे संपूर्ण रूप से विश्वास दिलाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा लेने वाले को हानि हो तो उसे क्षतिपूर्ति में मिल सके, इसके लिए बिना अनुबंध होता है। बिना के अनुबंध का हृदय क्षतिपूर्ण के सिद्धांत हैं। बीमा लेने वाले को हानि हो तो बीमा कंपनी उसकी क्या करती है? पूर्ति करती है, इसलिए इसे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने अपनी 5 लाख की वस्तु का 3 लाख का बीमा लिया हो। जैसे हमारा 5 लाख की वस्तु, उसे हमने 3 लाख का बीमा करवा दिया। यदि वस्तु संपूर्ण नष्ट हो जाए तो उसे अधिक से अधिक 3 लाख की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी, 2 लाख की नहीं, क्योंकि उसने कितने का कराया है? 3 लाख का। वैसे एक वस्तु का मूल्य 5 लाख हो तो 3 लाख बीमा लिया हो तो वह वस्तु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होती है, 2 लाख की हानि होती है। तो बीमा की रकम के आधार पर क्षतिपूर्ण 1,20,000 मिलेगी। वस्तु की कीमत 5 लाख है, 5 लाख की संपूर्ण क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी। तीसरा पॉइंट है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित के सिद्धांत में बताया गया है बीमा लेने वाले का बीमित वस्तु में आर्थिक हित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई मकान हो, मालिक का मकान आर्थिक हो, जब ही किराएदार का ना हो, हम हमारी वस्तु पे ही बीमा करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट है अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्सट्रैक्शन। जब बीमा योग्य वस्तु या बीमा लिया जाता है और वह नष्ट हो जाती है, बीमा कंपनी उसकी क्या करती है? कमी को पूरा करती है। तब नष्ट हुई वस्तु की मालिकी का हक बीमा कंपनी का हो जाता है, हमारा नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो पूर्ति है वह कौन करता है? बीमा कंपनी करती है। अब बीमा के प्रकार। बीमा के प्रकार में 2 हैं, जीवन बीमा, सामान्य बीमा। और जीवन बीमा में आजीवन बीमा आएगा, बंदोबस्ती का बीमा। सामान्य बीमा में क्या आएगा? माल परिवहन का बीमा। दूसरा है आग का बीमा। तीसरा है अन्य बीमा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जीवन बीमा में जो पहला पॉइंट है हमारा आजीवन बीमा। जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधारी को बीमा कंपनी निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन देती है। हम लोग जो हमारी चीज़ है उसका हम वारिस बनाए। जैसे कोई एक मकान है, उस मकान का जो मालिक है उसने अपने मकान का जो हक है वारिस और किसी को बना दिया है। तो इस तरह से बीमा में भी क्या होता है? आजीवन बीमा में हमने जिस व्यक्ति को अपना वारिस बना दिया, बीमा कंपनी क्या करेगी? उसे रकम चुकाएगी। ऐसे बीमा को आजीवन बीमा कहते हैं। जीवन अमूल्य है, इसलिए उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। बीमा लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन का जो भी मूल्य आके अपने प्रीमियम चुकाने की क्षमता के आधार पर बीमा की रकम निश्चित
करता है। हमें पता है कि हमारी जितनी कैपेसिटी है वो हम उसी अनुसार क्या करते हैं, बीमा करवाते हैं। व्यक्ति की मृत्यु का कारण शंकास्पद न हो तो बीमा कंपनी पॉलिसी की पूरी रकम चुकाने के लिए बद्ध है, मतलब करेगी। और यदि ऐसा होगा कि व्यक्ति ने खुद ने सुसाइड किया हो तो बीमा कंपनी क्या करेगी, उससे पैसा नहीं देगी। अकस्मात हुआ हो तो कंपनी देगी। दूसरा है हमारा बंदोबस्ती का बीमा। व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई बीमा की समय पूरा होने पर उस व्यक्ति की अथवा निश्चित की गई समय से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उत्तराधिकारी को निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन कौन देता है, बीमा कंपनी देती है, और इस समय उसे पूरा भी करती है। दूसरा पॉइंट है इसमें सामान्य बीमा। सामान्य बीमा के 3 प्रकार है। एक मालवहन, कौन सा है, माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा। तीसरा क्या है, तो अन्य बीमा। तो सबसे पहले माल परिवहन के बीमा में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा समुद्री बीमा। समुद्री मार्ग से हम लोगों को पता है कि विविध वस्तु हम लोग क्या करते हैं, समुद्री मार्ग द्वारा दूसरे देशों से हम अपने देश में आयात करते हैं। जैसे कि काफ़ी, क्योंकि ये बीमा है वह सस्ता है, विलंबकारी है, जोखिम भी है। 18वीं सदी से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता था। क्यों, तब हवाई मार्ग नहीं था। और ये जो रास्ता है तो ये बहुत ही प्राचीन है, सर्वव्यापी है। इस संस्था ने 325 वर्ष से अधिक समय में अपना विश्वसनीयता बनाए रखी है। और समुद्री बीमा के भी पेटा प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट, दूसरा हमारा है हवाई बीमा, मतलब एयर इंश्योरेंस। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से हवाई बीमा से हवाई मार्ग से माल भेजना शुरू होने से हवाई बीमा का प्रारंभ हुआ। हवाई वाहन व्यवहार खूब तीव्र लेकिन कैसा है, खर्चीला है। हवाई परिवहन से मूल्यवान तथा कम वजन वाली वस्तु का हम लोग परिवहन करते हैं। समुद्री मार्ग बीमा की तुलना में हवाई मार्ग का प्रीमियम दर क्या होता है, ऊंचा होता है, क्योंकि वो महंगा है। तीसरा पॉइंट है मार्ग बीमा या रेलवे सड़क बीमा। मार्ग परिवहन में भूमि मार्ग, रेलवे मार्ग का समावेश होता है। रेलवे मार्ग में चोरी, लूटपाट, माल का स्थानांतरण, हानि आदि होते हैं, इसलिए इसे जोखिम वाला बीमा भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा आग का बीमा। माल या संपत्ति को निश्चित कारण के परिणाम स्वरूप आंशिक हानि हो, नष्ट हो जाए या किसी प्रकार की क्षति पहुँचे तो बीमा कंपनी क्या करती है, उसकी भरपाई करती है। नेक्स्ट है हमारा अन्य सामान्य बीमा। बीमा व्यवसाय में विविधता के कारण बीमा को नए प्रकार अस्तित्व में आए। जैसे कि कोई सिंगर है, उसके गले में विष का बीमा हो सकता है। वाहनों के उपयोग से दूसरों को क्षति पूर्णे वाला त्रायिक बीमा हो सकता है। प्रतिफल का बीमा, श्रमिक बीमा, विद्यार्थी समूह में होने वाली सामाजिक क्षतिपूर्ति का बीमा। इस तरह से खेल कूद का बीमा, बहुत सारे बीमा अन्य बीमा में समावेश होता है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा पहला पॉइंट है बीमा का निजीकरण। भारत में बीमा का प्रारंभ निजी क्षेत्र से हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियों ने भारत में आए बीमा कार्य का प्रारंभ किया। प्राचीन समय में हमारे देश में ये कुछ नहीं था, लेकिन जो विदेशी लोग आए उन्होंने ये सारी चीज़ों की शुरुआत की। और 19 जनवरी 1956 के दिन विशेष आदेश द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस प्रकार जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकरण हुआ। 1972 में सभी सामान्य बीमा व्यापार कानून द्वारा 1 जनवरी 1973 से भी सभी सामान्य बीमा कंपनियों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण रद्द कर दिया गया। 1999 में बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। दूसरा पॉइंट है हमारा बीमा नियामक एवं विकास का प्राधिकरण। तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा भारत की सर्वोच्च स्वायत्त कानूनी संस्था है जो बीमा क्षेत्र के नियमन का विकास कार्य करती है। IRDA एक्ट 1999 में निजी कंपनियों के द्वारा बीमा क्षेत्र के द्वारा खोले गए और इन निजी बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग बढ़ा और 26% तक की स्वीकृति दी गई। 2015 में बढ़कर 49% हो गया। और इस तरह से IRDA के मुख्य उद्देश्य से बीमा धारकों को अधिक पसंदगी मिले, बीमा कंपनी के मध्य स्पर्धा का प्रियम अच्छी सेवा मिले, यह था।
अर्थतंत्र के लिए कोष प्राप्त करना, बीमा कंपनी में स्वनिधन पैदा करना, शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना आदि। अब डाक सेवाएं। लिखित सूचना संचार डाक सेवा का महत्वपूर्ण रहा है और डाक सेवा इन धंधे में निजी डाक सेवा, कुरियर सेवा, आंगड़िया सेवा प्राप्त हो सकती है। और 150 वर्षों से अधिक भारत सरकार ने डाक विभाग डाक सेवा का अस्तित्व बहुत ही सेवा प्रदान की है, जैसे कि मनी ऑर्डर, लघुतम बचत, ठीक है, फंड में विनियोग। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डाक सेवा से रिलेटेड है और विविध प्रकार के एजेंट भी हैं जो डाक विभाग में कार्य करते हैं। निवृत्ति पेंशन चुकाना जिसे कार्य भी संभालता है, जैसे कि किसी का क्या होगा, निवृत्ति हो गई, मतलब उनका टाइम पूरा हो गया, ठीक है, रिटायर हो गए, उसके बाद में जो भी पेंशन मिलती है वो भी ये काम करता है। विधवा पेंशन है वो भी ये काम करता है। इस तरह के कार्य होते हैं। और डाक विभाग की भारत में 1,50,000 से भी अधिक पोस्ट ऑफिस हैं और लगभग 90% जैसे पोस्ट ऑफिस किस विस्तार में, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सामान्य डाक पत्र भेजे जाने वाली सूचना पत्र या लिफाफे के रूप में क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं। अब हमारा पंजीकृत डाक रजिस्टर पोस्ट। डाक विभाग पंजीकृत डाक अर्थात रजिस्टर पोस्ट की सेवा है और इसमें डिलीवरी की जाती है। डाक की तुलना से अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। यदि भेजने वाले को पंजीकृत डाक भेजने से व्यक्ति को मिली तो उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, मतलब उसकी सिग्नेचर ली जाती है कि हमने इस व्यक्ति को यहाँ पर पहुँचा। पावती प्राप्त करने के लिए अधिक रकम भी चुकानी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है पार्सल सेवाएं। वस्तु के परिवहन नियम द्वारा प्रतिनिधित्व हो ऐसे सभी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। आवश्यकता अनुसार पार्सल या बीमा भी करवाया जा सकता है। हमें एक जगह से दूसरी जगह वस्तु भेजनी हो तो हमें वित्त शुल्क भरकर हमें पोस्ट ऑफिस द्वारा हम भेज सकते हैं। वैल्यूएबल पोस्ट मतलब VPP उत्पादक या व्यापारी ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार पार्सल से डाक खाता द्वारा माल को भेजता है, ग्राहकों के पास उसकी जगह पर पहुंचाता है, इस तरह की सुविधा देता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड पोस्ट पार्सल। डाक विभाग भारत निश्चित स्थानों के लिए शीघ्र डाक पार्सल की सेवा की गई है। विविध प्रकार की डिलीवरी होती है और विश्वास के साथ में स्वीकार किया जाता है। स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए सामान्य डाक पार्सल की तुलना में अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ता है, जो कौन करता है, बीमा द्वारा हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल में ऐसा बताया है कि सेवा व्यक्ति और धंधा की इकाइयों के दोनों के बीच ये उपलब्ध हुई होती है। एक्सप्रेस पार्सल नियत की गई समय में शीघ्रता से हम उसको पहुंचा सकते हैं और शीघ्रता से हम किसके द्वारा पहुंचाएंगे तो हवाई मार्ग द्वारा पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें शुल्क हमें अधिक भरना पड़ता है। बचत सेवाएं। डाक विभाग बैंक की तरह बचतकर्ताओं को विविध प्रकार से सेवा प्रदान करती है, जैसे कि बचत खाता, 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट, समय आधारित मासिक आय योजना कि महीने महीने हमारी कितनी आय होती है इसके अनुसार, राष्ट्रीय बचत पत्र 5 वर्ष 10 वर्ष, इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, इसमें बचत सेवाएं प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट योजना। इस योजना के अनुसार खाता खुलवाने वाले को प्रत्येक महीने की पहले से ही तिथि को या उससे पूर्व नियत रकम भरनी पड़ती है। पहले बता दिया जाता है इतने समय पे भरना है तो हमें कंपलसरी भरना पड़ता है। 5 वर्ष खाता परिपक्व मतलब जब 5 वर्ष के बाद वो पक जाता है तो ब्याज सहित रकम खाता धारक को वापस मिलती है और 5 वर्ष की समय अवधि के बाद यदि आवश्यकता हो तो आगामी 5 वर्ष के लिए भी हम उसको बढ़ा सकते हैं और ऐसे खाते को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग योजना कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा की तरह टाइम डिपॉजिट की भी सेवा प्राप्त होती है, जैसे कि 1, 2, 3 अथवा 5 वर्ष के लिए तो 200 अथवा उसके गुणांक में कितनी रकम की जा सकती है, मतलब कम से कम 200 रुपये हमें भरना होता है और ये 3 मास की भी होती है, 1 मास की भी होती है और ईयरली भी होती है, मतलब वार्षिक भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र। विनियोगकर्ता जो पैसा लगा रहा है या भेज रहा है पोस्ट ऑफिस से नियत रकम चुकाकर राष्ट्रीय बचत पत्र में खरीद सकते हैं। इन बचत पत्रों की समय कितने वर्ष का होता है, 5 या 10 वर्ष का। ब्याज दर की सूचना दे हैं और इन बचत पत्रों में 5 या 10 वर्ष की समय पूरा होने के बाद
आवश्यक प्रक्रिया करके किसी भी पोस्ट ऑफिस में हम परिपक्वता की राशि प्राप्त की जा सकती है। मतलब कितने वर्ष में हमारा पकेगा और वो पैसा हम दूसरे पोस्ट ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसान विकास योजना। किसान विकास पत्र में विनियोगकर्ता यह विनियोजित राशि 100 मास 8 वर्ष 4 महीने के बाद ब्याज सहित दुगनी भुगतान की जाती है और यह किसानों के लिए होता है। इसमें किसानों को दुगनी रकम प्राप्त होती है। सार्वजनिक भविष्य निधि अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि खाता खुलवाए तो इस खाते का जो समय कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष। इस खाते में वार्षिक आधार पर मतलब पूरे साल में कम से कम 500 हमें भरना पड़ता है और 15 वर्ष के बाद में नियम के अनुसार 5 वर्षों के लिए कितनी ही बार बढ़ाया भी जा सकता है। 15 वर्ष से पहले हम इस खाते को बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ही उसे 15 वर्ष के बारे में भरा है। इस खाते में जमा की गई रकम आयकर गणना के समय आयकर में छूट मिलने की पात्र है। खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो उसके जो भी वारिसदार है उससे रकम प्राप्त होगी। दूसरा है हमारा पोस्टल बीमा। भारत में आज़ादी से पूर्व जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और कल्याण योजना के रूप में पोस्टल बीमा यह प्रारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य सरकार कर्मचारियों के अतिरिक्त अर्ध सरकारी संस्था के कर्मचारियों ने सेवा प्राप्त करने के पात्र है। पोस्टल बीमा में जीवन बीमा की विविध प्रकार की पॉलिसी मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि मासिक आय योजना। विनियोगकर्ता प्रति महीने ब्याज की रकम मिल सके इसके उद्देश्य ये योजना की गई है। ठीक है, इसलिए इस जो खाते हैं वो दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम के साथ हम खुलवा सकते हैं। 5 वर्ष का समय होता है। आवश्यकता अनुसार ऑफिस को दूसरे पोस्ट ऑफिस में हम क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण भी कर सकते हैं। 1 वर्ष के बाद कुछ शर्तों के अधीन विनियोग की रकम भी हम वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर हम पैसा भेज सकते हैं। डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंटर्न मनी ऑर्डर का प्रारंभ किया जिसके द्वारा 1000 से 50,000 तक की रकम हम एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं अथवा भेज सकते हैं। डाक विभाग द्वारा ई मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई है और इसमें 1 से 5,000 भेजे जा सकते हैं। ठीक है, पैसा भेजने के लिए डाक विभाग के सर्विसेज तथा कंप्यूटर नेटवर्क का हम लोग उपयोग करते हैं। मोबाइल द्वारा भी आजकल विविध प्रकार की वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों का नाम पता पिन कोड लिखना आवश्यक है। 24 घंटे में यह धनराशि व्यक्ति के पते पर पहुंच जाती है। और नेक्स्ट हमारा अन्य गुण है सेवाएँ। डाक विभाग द्वारा अन्य बहुत ही सेवाएं उपलब्ध हुई हैं जैसे कि विदेशी मुद्रा का क्रय करना। क्रय और विक्रय, क्रय मतलब मंगवाना, विक्रय यानी बेचना, क्रय मतलब खरीदना। विदेशी मुद्रा में ट्रैवल चेक, विदेशी मुद्रा, विविध प्रकार के कार्ड, ड्राफ्ट, म्यूचुअल फंड। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना है जिसमें विनियोग भारत सरकार की बहुत सी योजना एजेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। जैसे रेलवे टिकट बुकिंग कराना, पेंशन का भुगतान करना, ये सारा हम लोग किससे द्वारा कर सकते हैं? मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोदाम। कि गोदाम अर्थात क्या? तो गोदाम एक ऐसी सेवा है जिसमें उत्पादनों का संग्रह किया था। जो भी वस्तु हमने उत्पादन की है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। उत्पादन अपने मूल स्वरूप में अशक्त रहे इस प्रकार से रखा जाता है। संग्रह दौरान उत्पादन के गुण बने रहे और कम से कम परिवर्तन हो, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम देखेंगे कि गोदाम के प्रकार में 3 हैं। तो एक मालकी की दृष्टि से, कर के भुगतान की दृष्टि से, उपभोग की दृष्टि से। मालकी में 2 है, कर के भुगतान में भी 2 हैं, उपभोग की दृष्टि में भी कितने हैं? तो 2 पॉइंट हमारे हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कि मालिकी की दृष्टि से गोदाम के प्रकार में। तो पहला है कि निजी मालिकी के गोदाम। निजी मतलब कोई एक व्यक्ति या कोई संस्था का, उसमें किसी के दूसरे का हाथ ना हो। व्यापारी उत्पादक के अपने माल का संग्रह करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार निजी मालिकी के गोदाम होते हैं और ऐसे गोदाम को निजी मालिकी के गोदाम हम कह सकते हैं। दूसरा सार्वजनिक गोदाम। ऐसे गोदाम जहाँ पर एक से अधिक लोग उसका उपयोग करते हों, धंधे के लिए, उद्योग के लिए ऐसा गोदाम बनाया जाता है, उसे सार्वजनिक गोदाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, हवाई अड्डा, ये कैसे हैं? सार्वजनिक गोदाम में। दूसरा हमारा कर भुगतान की दृष्टि से गोदाम के प्रकार। तो इसमें कर भरे हुए के गोदाम,
कर का मतलब हुआ टैक्स। आयातित माल मतलब जो माल आया है आयात शुल्क भरने के पश्चात निर्धारित स्थान पर ले जाया जाता है और व्यवहार की सेवा उपलब्ध न हो तो बंदरगाहों, हवाई अड्डे, सीमा स्थानों पर माल संग्रह करने की सार्वजनिक गोदाम प्राप्त कर सकते हैं। कर भरे हुए माल के गोदाम मतलब हमने कर भरकर हमने जो वस्तु को एक जगह पर इकट्ठा करके रखा है उसे कर भरे का गोदाम कहते हैं। दूसरा है कर न भरे के गोदाम। आयातित माल पर निर्धारित दर के भुगतान, आयातित माल जिस पर भुगतान नहीं किया गया हो उस गोदाम को आयातित कहेंगे, कर न भरे का गोदाम कहेंगे। जिन स्थानों पर आयात होता है और उन स्थानों पर इस प्रकार के गोदाम स्थित होते हैं, बंदरगाह और सीमावर्ती विस्तार में निर्यात हो ऐसे विस्तार के गोदाम होते हैं। जब आयात और सीमावर्ती विस्तार जहाँ से माल का आयात निर्यात होता है ऐसे विस्तार में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उपभोग की दृष्टि से गोदाम के प्रकार। तो पहला है सामान्य गोदाम। जिस माल के संग्रह, देखरेख, सुरक्षा के लिए विशेष अथवा अलग सेवा न देनी पड़ती हो उसे सामान्य गोदाम कहेंगे। इन गोदामों में लगभग सभी प्रकार के आकार, कद, वजन, स्वरूप माल का संग्रह होता है। विशिष्ट गोदाम ऐसे गोदाम जहाँ पर सुरक्षा के लिए विशेष अलग सेवा देनी पड़ती हो उसे विशिष्ट गोदाम कहेंगे। जैसे कि पटाखे, जहरीला रसायन, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी कैसी है कि विशिष्ट मतलब ये जहरीली चीज़ें, जान हानि, इससे बहुत ही प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इसके विशेष प्रकार की इसमें सेवा देनी पड़ती है। और दूसरा है जैसे कि फल हुआ, दूध हुआ, सब्जी हुआ, नाशवान वस्तु है जिसे कोल्ड स्टोरेज में हमें विशिष्ट प्रकार से रखना पड़ता है कि ये लंबे समय तक बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा वाहन व्यवहार और परिवहन की सेवाएं। मनुष्य और माल सामग्री के स्थानांतरण के लिए मानव शक्ति संचालन वाहन आज भी प्रचलित है, पर्यावरण के अनुकूल है। विविध प्रकार की पैडल रिक्शा होती है जो एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को भेजा जा सकता है। कोलकाता में पैडल रिक्शा का उपयोग किया जाता है और इस तरह से हाथ लारी, ये सारी सेवाएं। दूसरा पॉइंट है हमारा पशु शक्ति द्वारा संचालित, पशुओं द्वारा कम दूरी पर ले जाया जाता हुआ जैसे कि घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी। तीसरा हवाई मार्ग। हवाई मार्ग द्वारा मनुष्य और माल सामग्री का शीघ्रता से और लंबी दूरी के लिए परिवहन संभव है। ठीक है, छोटी दूरी के लिए हवाई मार्ग का उपयोग महंगा पड़ता है, इसलिए इसे खूब महंगी वस्तु हो और बहुत दूरी पे भेजा जाओ तो हम ऐसी हवाई मार्ग का उपयोग करेंगे। कम समय की दूरी के लिए कम मनुष्य माल सामग्री के लिए रनवे न बनाया जा सके ऐसे दुर्गम विस्तारों में हम हेलीकॉप्टर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को भेजते हैं। चौथा पॉइंट है भूमि मार्ग। भूमि मार्ग में दो है, एक रेलवे मार्ग, दूसरा है सड़क मार्ग। तो रेलवे मार्ग द्वारा मनुष्य अपने माल सामग्री का परिवहन होता है। इंजन में सामान्य रूप से डीजल विद्युत का उपयोग करता है। कई बार ट्रेन के सभी अथवा कुछ डिब्बों में चालक शक्ति होती है जिसे मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। रेलवे में आज चालक शक्ति के रूप में केवल गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति का भी उपयोग होता है, जिसे अभी अभी कंप्रेसर नेचुरल गैस मतलब सीएनजी का चालक बल के रूप में उपयोग किया गया है। दूसरा सड़क मार्ग, एक जगह से दूसरे मार्ग को जोड़ने की जो प्रक्रिया उसे सड़क मार्ग कहेंगे। इसमें स्थान, दिशा, गति, समय ये सारे परिवर्तन संभव होता है। बस द्वारा अधिक व्यक्तियों का वहन योग्य रूप से होता है। ट्रक हल्के वजन वाले माल एवं कम दूरी तक स्थानों पर ले जाया जा सकता है। वाहनों में निरंतर बढ़ते उपयोग के कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो रही है। अब बहुत से शहरों में बीआरटीएस का उपयोग हुआ है। ठीक है, जैसे कि गुजरात से अहमदाबाद और सूरत राजकोट दो शहरों के बीच में सेवा उपलब्ध होती है। पांचवा पॉइंट है हमारा जल मार्ग। समुद्र, तालाब, नहर, नदी, नाव, जहाज साधनों का जल मार्ग वाहन का उपयोग होता है। समुद्र तल के स्थानों में जहां जल एवं समतल भूमि हो वहां बड़े पंखे से चलने वाले होवरक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। बांध बनाया जाता है, नहर तक पहुंचाया जा सकता है। जल मार्ग परिवहन दूसरे प्रकारों की तुलना में थोड़ा कैसा है, धीमा है, लेकिन यह प्राचीन समय से चला आ रहा है तथा यह कम खर्चीली भी प्रक्रिया है। छठा पॉइंट है हमारा पाइपलाइन द्वारा परिवहन। तो
तरल कचरे के निकाल पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ये इसके द्वारा होता है। उदाहरण जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन डाली गई है। भारत में असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादकों का परिवहन होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये लेसन नंबर हमारा 2 हमने कंप्लीट किया। अब इसके स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि विकल्प हैं, एक एक वाक्य के हैं, मुद्दा सर है, सविस्तार है। तो आप इसे लिख कर और याद करो।